गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनः आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम पुनः आपको उसी का जो पिछला वीडियो था उसी का आगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये इसका पार्ट है 7। ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है उसके अंतर्गत पढ़ाएंगे कि नेपोलियन के शासन काल में हुआ क्या। ठीक है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्रांस के लोगों ने फ्रांस में एक क्रांति करते हैं और वहां पर किसकी स्थापना करते हैं। फ्रांस के लोग राजतंत्र की स्थापना किए थे। याद है राजतंत्र था, और राजतंत्र की स्थापना मतलब पहले से ऑलरेडी था फ्रांस में, और राजतंत्र से हटाकर क्या किया उन्होंने, फ्रांस के लोगों ने प्रजातंत्र की स्थापना की थी। याद है आपको? नहीं। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है फ्रांस में निरंकुश राजा का शासन चल रहा था, अर्थात राजतंत्र था, और फ्रांस के लोगों ने राजा के विरुद्ध, ठीक है ना, क्रांति करके क्या स्थापना किया, प्रजातंत्र। लेकिन हुआ क्या? लेकिन होता यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है, और नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजनीतिक स्थिति को देखकर जो है, मौका देखकर उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके जो फ्रांस की गद्दी थी उसको क्या किया, संभाल लिया, और संभालने के बाद क्या किया, प्रजातंत्र के स्थान पर, जैसा कि लिखा है, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट जब अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, प्रजातंत्र को हटाकर किसकी स्थापना किया, राजतंत्र। इसका मतलब प्रजातंत्र था। पर समझिए पहले अच्छे से, मतलब प्रजातंत्र था जब नेपोलियन आया। कहाँ आया? जब शासन चलाना शुरू किया फ्रांस में तो क्या था, प्रजातंत्र था। ठीक है, क्या था, प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र जब वो आया तो प्रजातंत्र था उसमें, लेकिन उसने क्या किया, प्रजातंत्र को हटाकर उसने क्या किया, राजतंत्र को स्थापित करता है। कहाँ? फ्रांस में। ये बात क्लियर होगा? इसका मतलब इसके पहले क्या था, राजतंत्र था। प्रजातंत्र के पहले क्या था, सॉरी प्रजातंत्र, ठीक है ना, प्रजातंत्र के पहले क्या था, राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र से प्रजातंत्र, समझिएगा अच्छे से, राजतंत्र से प्रजातंत्र और प्रजातंत्र से राजतंत्र, ये है ट्विस्ट। क्लियर हुआ? मतलब राजतंत्र था, पहले राजा का शासन था, उसके बाद लोगों का शासन हुआ, लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट आता है पुनः राजतंत्र की स्थापना करता है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर होगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट जब आया, तो जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र की स्थापना किया, तो उसने अपने शासनकाल में क्या लाया, एक लाया, उसका नाम था नागरिक संहिता, या नेपोलियन की संहिता कहते हैं। बेटा ये परीक्षा में आ भी चुका पिछले वर्ष कि जो है नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता कब बनाई गई थी, 1804 ईस्वी में बनाई गई थी। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए विशेष इसको ध्यान दीजिएगा। नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता कब बनाई गई थी, 1804 ईस्वी में बनाई गई थी, और किसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, अर्थात जब नेपोलियन बोनापार्ट अपना शासन चलाना शुरू किया फ्रांस में, तो प्रजातंत्र को हटाकर उसने क्या किया, राजतंत्र की स्थापना किया। तो जब राजतंत्र की स्थापना हो गई फ्रांस में, तो उसने क्या किया, नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता बनाया। क्या बनाया, नेपोलियन की संहिता। कब बनाया, 1804 ईस्वी में बनाया। ठीक है। जब 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता बनाई गई, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें थी, सुनिए ध्यान से। अब देखिए, कानून के समक्ष, किसके समक्ष, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। बात समझे? अर्थात समान कानून, जैसे कि जानते हो हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समान कानून में जब सब समान है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अपराधी, कुछ सब कुछ क्या है, कानून नजर में सब बराबर है। तो उसने क्या किया, नागरिक संहिता के अंतर्गत पहला यह काम किया कि कानून के समक्ष सबको बराबर रख दिया गया। इसका मतलब ये है कि इसके पहले जब ये लागू नहीं हुआ था, इसके मतलब ये होता है
फ्रांस में कानून के समझ सब बराबर नहीं थे, कानून के समझ सब बराबर नहीं थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, कानून की नजर में सबको बराबर रख दिया। अब इससे क्या हुआ, जब कानून नजर में सब बराबर हो जाएंगे तो निश्चित है फ्रांस की जनता इससे खुश हुई होगी। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या लिखा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। पहले क्या थी, जो संपत्ति हुआ करती थी यह जमींदारों के पास हुआ करती थी, या जो है जो उच्च वर्ग वाले रहे होंगे लोग, भाई समाज जो बताए नहीं थे, अच्छा 9वीं पढ़ चुके हो, जो फ्रांस का समाज था 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग था ना, सॉरी कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है ना। और सारी जमीनें किसके पास होती थी, कुलीन वर्गों के पास होती थी। आज जब कुलीन वर्गों के पास है तो निश्चित है जो है खेती खुद करेंगे नहीं, बल्कि किसको दे देंगे, दूसरे दे देंगे खेती करने के लिए। देखिए संपत्ति के अधिकार क्या कर दिया गया, सुरक्षित बनाया गया। अर्थात जो किसान जो खेती कर रहा था, ठीक है ना, चाहे कुलीन वर्ग की रही हो खेत, लेकिन जमीन रही होगी, लेकिन अब जो है किसान उसका खुद का स्वामी हो गया। और क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। और क्या किया गया, भूदासत्व, भूदासत्व और जागीरदारी जो शुल्क से क्या दिला दी गई, मुक्ति दिला दी गई। भूदासत्व से, भूदासत्ता से और जागीरदारी जो शुल्क लगता था उससे मुक्ति दिला दी गई, फ्री कर दिया गया। ये तो हुआ नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन की संहिता के तहत ये बातें थी, यदि परीक्षा में आएगा तो आप लोग ले लीजिएगा। क्या बातें हैं, नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन की संहिता 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बनाई गई और ये राष्ट्र में ही लागू हुआ। इसके अंदर क्या क्या बातें थी, तो नेपोलियन की संहिता 1804 ईस्वी में बनाई गई थी और इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें थी। कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, सबको समान मान लिया गया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार क्या कर दिया गया, सुरक्षित बना दिया गया। और क्या किया गया, जो भूदासत्व और जागीरदारी जो प्रथा शुल्क लगता था वह माफ कर दिया गया, शुल्क फ्री कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। ये बातें थी इसके अंतर्गत नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन संहिता कौन बनाया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया। कब लागू किया गया, 1804 ईस्वी में, याद रहेगा। अब आगे एक शब्द आया बेटा, जागीरदारी। ये जागीरदारी प्रथा क्या होती है, इसके साथ क्या हुआ बेटा, इसके साथ होता क्या था, ये कब की बात है, ये जागीरदारी प्रथा तब थी जब जो है राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र था, जब प्रजातंत्र नहीं आया था या नेपोलियन शासन काल में नहीं, बल्कि राजतंत्र। उसमें क्या था, इसके तहत क्या था, किसानों, किसान समझ में रहा होगा, जो किसान थे, किसान रहा हो, चाहे जमींदार रहे हो, चाहे उद्योगपति रहे होंगे, ठीक है ना, जो माल तैयार करते थे और तैयार करने के बाद जो पश्चात जो माल होता था उसका हिस्सा जो है कुछ कर के रूप में देना पड़ता था। किसको, सरकार को देना पड़ता था। ये चीजें जो है, यही चीज जो है क्या है, जागीरदारी प्रथा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें उसी के आगे थोड़ा सा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप में इसके अंतर्गत जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण की, समझिए अच्छे से, किताब में आप लोग देख लीजिएगा, ये टॉपिक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण टॉपिक जो है आप अपनी किताब में देखिए, उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए है क्या है, उसके बाद उसको आपको लिखना है। लेकिन जो चीज मिनिमम छोटी छोटी जानकारी उसको हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी ये है किसी भी चाहे जो राष्ट्र हो, यदि वो राष्ट्र बनने जा रहा है, यदि वह राष्ट्र बनने जा रहा है, कोई भी देश जब राष्ट्र बनने जा रहा है, ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, सामूहिक पहचान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सामूहिक पहचान, पूरे देश की एक पहचान होनी चाहिए। जैसे हमारे देश का देखिए राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रीय है तिरंगा ना, और राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रपिता, तो सबके पूरे, जैसे हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। वैसे चले तमिलनाडु जाएंगे तो उनसे भी आप पूछेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है, तो भी बताएंगे महात्मा गांधी। जो हमारा ध्वज है वही तमिलनाडु का, चाहे उत्तर भारत का देश राज्य हो, लोग हों, चाहे दक्षिण भारत चाहे पूर्वी भारत कहीं के भी हों, लेकिन उनकी पहचान क्या है, एक है। क्या होनी चाहिए, सामूहिक पहचान होनी चाहिए। किसके लिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है सामूहिक पहचान।
और क्या जरूरी है, संस्कृति जो कल्चर है, और क्या जो परंपराएं हों वो सब आज का क्या होना चाहिए, समान होना बहुत जरूरी है, तब वह राष्ट्र बनेगा। ठीक है। अब देखा जाए तो, ठीक है, अब देखा जाए तो यूरोप में अलग अलग समाज था। क्लियर हो गया। यूरोप, पूरे यूरोप महाद्वीप में क्या था। अब कहाँ बात हो रही, यूरोप में बात हो रही है, फ्रांस बात नहीं हो रही है, कहाँ बात हो रही है, यूरोप महाद्वीप बात हो रही है कि यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद का निर्माण के लिए जरूरी क्या है, सामूहिक पहचान है, संस्कृति है, परंपरा। ये तो ठीक है, लेकिन देखा जाए यूरोप महाद्वीप की हालात कैसे थे, समाज क्या था, अलग अलग बटा हुआ था, अलग अलग बटा हुआ था। जैसे देखा जाए हैब्सबर्ग साम्राज्य है, हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था, यहाँ के जो लोग थे भाषाएं अलग अलग बोलते थे। कोई जर्मन भाषा बोलता था, कोई अंग्रेजी भाषा बोलता था, कोई जो फ्रेंच भाषा बोलता था, कोई इटली भाषा बोलता था। आदि भाषाएं अलग अलग बोली जाती थी। अब जरा सोचो क्या बातें हुई, सामूहिक पहचान होनी चाहिए और संस्कृति एक होनी चाहिए, परंपरा एक होनी चाहिए, तब वह राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसीलिए क्या हुआ, अब यहाँ पे हैब्सबर्ग साम्राज्य देख लीजिए आप, कौन कौन से देश थे, जर्मन थे, अंग्रेज इंग्लैंड था और फ्रेंच था, इटली, लेकिन फिर भी भाषाएं ढेर सारी बोली जाती थी। ठीक है। अब देखिए कैसे फ्रांस के लोगों अर्थात यूरोप महाद्वीप में किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। जैसे हम बता चुके हैं कि फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ तो देखिए होंगे एक भाषा, और जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तब भी देखे होंगे उस समय क्या था, एक मापतौल की इकाई, एक समान कानून, अभी बता चुके हैं, एक समान कानून और भूदासत्व प्रथा, तमाम जो प्रथाएं थी उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये भी बताए थे आपको, पिछले वीडियो में बताए थे कि जब 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गया था तो पुनः क्या हुआ था, पुनः राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई थी। तो उसमें जो बोर्बो राजवंश था, जो 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, है ना, उस समय जो वंश शासन कर रहा था उसी के वंशावली जो है पुनः 1815 ईस्वी में क्या होता है, बैठाया जाता है, बोर्बो राजवंश का राजा। तो जो 1800 क्या कहते हैं, जो नेपोलियन बोनापार्ट के शासन काल में जो कानून बनाए गए, लागू किए गए थे, तो क्या बन गया था, एक सामूहिक पहचान बन चुकी थी। ठीक है ना, एक समान कानून और जो है एक मापतौल की इकाई, तमाम जो बातें थी एक थी। लेकिन जैसे ही 1815 ईस्वी में बोर्बो राजवंश आता है, क्या होता है, एक समान कानून रद्द कर दिया गया था। जो नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता बनाई गई थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया था, उसको रद्द कर दिया गया है ना, वो चीज है। देखिए आगे, तो देखा जाए, देखिए हम देखते हैं दो चीजें, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंतर्गत कौन है, कुलीन वर्ग, कक्षा 9 पढ़ चुके हैं। उच्च वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा, कुलीन वर्ग। निम्न वर्ग कौन थे, कृषक वर्ग। अब देखिए ध्यान से, जो उच्च वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, इनकी जनसंख्या क्या थी उसमें, कम। क्या हम समझ रहे हैं, हम इस समय ट्रेलर समझ रहे हैं, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसा निर्माण हुआ उसका हम एक ट्रेलर समझ रहे हैं। जब ट्रेलर जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे समझ में नहीं आएगा। अब देखिए उस समय क्या था, हम जो ये बात हुई है, अलग अलग समाज था, वही बता रहे हैं, अलग अलग समाज था। तो देखिए यहाँ पे एक उच्च वर्ग समाज था, एक क्या था, निम्न वर्ग समाज था। जो उच्च वर्ग समाज था उनकी संख्या क्या थी, जनसंख्या बड़ी कम थी, जनसंख्या क्या थी, कम थी। लेकिन निम्न वर्ग की जनसंख्या क्या थी, अधिक थी। जैसा आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता होगा कि जो अमीर है कम है लेकिन गरीब ज्यादा है। ठीक है ना, गरीब ज्यादा है और अमीर कम है। ठीक है ना, इसीलिए देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को क्या है, पाने को तो पूरी दुनिया है, जाओ लूट लो पूंजीपतियों को। ऐसा हुआ था, वो चीज है। अब देखिए उच्च वर्ग और कौन है, निम्न वर्ग है। उच्च वर्ग की क्या है, संख्या क्या है, कम है, और यहाँ पे निम्न वर्ग क्या है, अधिक है। अब जो उच्च वर्ग वाले हैं उनके पास क्या विशेषाधिकार दिए जाते थे, सभी अधिकार दिए गए थे, सभी अधिकार दिए जाते थे, अर्थात उनको विशेषाधिकार प्राप्त था। लेकिन जो निम्न वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, इनके पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। क्या था, कोई भी अधिकार नहीं था। बस समझ रहा, उच्च वर्ग के पास सभी अधिकार दिए गए थे, लेकिन निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन और देखिए जमींदार, जो उच्च वर्ग था या कुलीन वर्ग, अब देखिए ध्यान से, जो भी को कुछ देर पहले बताया है, जमींदार यानी कौन था,
ढेर सारे खेतों का मालिक होता था। ढेर सारे खेतों के मालिक को क्या कहा गया? जमींदार कहा गया। बात समझे? और निम्न वर्ग बेचारे क्या था? ये जमीनहीन थे, भूमिहीन थे, यानी या तो जमीन थी या तो जमीन थी या तो जमीन थी, जमीन हो सकता न थी, हो सकता है जमीन नहीं थी, लेकिन ये भी हो सकता है किराए पर रहते थे। क्या रहते थे? किराए पर भी रहते थे। बात समझ में आ रहा है? अर्थात जो उच्च वर्ग था उनके पास क्या था? वो जो है जो जमींदार थे उनके पास ढेर सारी जमीनें थी और उन जमीनों को निम्न वर्ग वालों को देते थे। क्या करने के लिए? खेती करने के लिए। लेकिन जो है उनको कुछ ही भाग मिलता था, मेहनत करे कोई और फल कोई और ले। बात समझे नहीं समझे? तो बात हमारी समझ में आ गई होगी। जो कहने का हमारा तात्पर्य होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ और क्या कहते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो शर्तें ये हैं और ये बता दिए हैं आपको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।